में बढ़ाया है, खास करके मिथिलांचल, सीमांचल, कोसी के क्षेत्र में। तब से हम लगातार इन बातों को लेकर के आइडेंटिफाई कर रहे हैं। आप लोग जो ग्राउंड लेवल पे गए थे, ग्राउंड जीरो पे जाकर के आप लोग जब 2000 मिशन महाभारत प्रतीतार होता है, तो ये सब सारी चीजें हम जानते हैं, वो भी हम आइडेंटिफाई करके बताएं कितनी सीटों पे क्या है। लेकिन अभी जो हम सीमांचल की बात बता रहे हैं, तो यहाँ अगर AIMIM का ट्रैक रिकॉर्ड हम देखें तो आपको सीधे सीधे नजर आता है कि भारतीय जनता पार्टी तो वहां से फ्लैट हो गई। जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का सीमांचल के क्षेत्र में जीतना संभव नहीं लग रहा है। नहीं है। एक ही शर्त हो सकता है कि जब पूरी तरह से चुनाव लड़े थे। इसके बाद आपको बता दें कि जो देवेंद्र यादव की पार्टी थी, जो अब समाप्त हो चुकी है, और देवेंद्र यादव जनसुराज में चले गए हैं, जो कि बीच में आपने सुना होगा कि नाराज भी थे वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें थी। तो वो भी चुनाव लड़े थे, 25 सीटों पे वही चुनाव लड़े थे। बीच में उस चुनाव के बाद मैंने इसीलिए कहा भी था कि परिस्थितियां जो बन रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी और अगर आमना सामना होता है आरजेडी का, तो दोनों को फेंक करके AIMIM वहां अपना स्थान बना लेती है। 2015 में यहाँ से अब्दुल सुभान जो है आरजेडी से जीते थे, तो संतोष कुमार जो है वो जीत करके आए थे 2010 में जी। इसके बाद जोकीहाट की बात करें तो जोकीहाट में शहनाज आलम है, उससे पहले उनके भाई जीतते आ रहे हैं। जो आपको याद होगा कि जब इनको टिकट मिला था कि आने वाला जो 2025 का चुनाव होगा विधानसभा का, उस चुनाव में मुख्यमंत्री कौन होगा, उप मुख्यमंत्री कौन होगा, सरकार किसकी बनेगी, ये फैसला भाजपा, जदयू, राष्ट्रीय जनता दल या कांग्रेस नहीं करेगी। अच्छा, इसका फैसला नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, महाभारत 2025 देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार तैयार है एक बार फिर से अखाड़ा बनने को। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। सीट शेयरिंग का मामला लेकिन फंसा हुआ है। देखिए, दिल्ली में आज मुख्यमंत्री फाइनल हो गए, और मुख्यमंत्री के फाइनल होते ही अब पूरी की पूरी जो सियासत है वो बिहार के तरफ करवट ले ली। अब हम एक नया सेगमेंट आपके बीच ले आए हैं कि जो क्षेत्रीय समीकरण है उस हिसाब से किन किन सीटों पर दलगत स्थितियां क्या है और कहां टकराव वाली स्थिति हो रही है। तो देखिए, हमने अभी कुल 1 दर्जन सीटों को आइडेंटिफाई किया है सीमांचल क्षेत्र के। सीमांचल क्षेत्र के ये 1 दर्जन के से पैच, सीमांचल क्षेत्र के लगभग 1 दर्जन ये सीट पर भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल का बैकअप हो गया है। आरजेडी यहां से बाजी मार सकती है। क्या कुछ होने वाला है इन 12 सीटों पर, सीधे बाबा के पास चलते हैं और समीकरण समझने का प्रयास करते हैं कि सीमांचल की ये 12 सीटें आखिर क्यों महत्वपूर्ण हैं, क्यों टकराहट वाली स्थिति बनी हुई है। बाबा, 2025 विधानसभा चुनाव की तैयारियां तो जोरों पर है, लेकिन अब हम जो सेगमेंट लेकर आए हैं कि क्षेत्रीय स्तर पर जो टकराहट वाली सीटें हैं उसको हम जनता के सामने रखेंगे। तो सीमांचल में जो 12 सीटें छनकर निकल कर आई हैं आपके माध्यम से, तो कौन सी वो सीटें हैं और क्या कुछ वहां समीकरण है बाबा? देखिए सागर, हम लोग पिछले करीब 1-1.5 महीने से जब से VIP ने अपना मूवमेंट जो है उस क्षेत्र में बढ़ाया है, खास करके मिथिलांचल, सीमांचल, कोसी के क्षेत्र में, तब से हम लगातार इन बातों को लेकर के आइडेंटिफाई कर रहे हैं। आप लोग जो ग्राउंड लेवल पे गए थे, ग्राउंड जीरो पे जाकर के आप लोग जब 2000 मिशन महाभारत 2025 को लेकर के आप लोगों से पूछ रहे थे उनके मन में क्या है, कहाँ की क्या समीकरण है, उस समीकरण के आधार पर क्या कुछ चल रहा है। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं इशारा कर रही थी कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है ना, उसमें सिर्फ आप VIP की बात नहीं कर सकते हैं, आगे हम और भी बहुत चीज बताएंगे। लेकिन वहां सीमांचल के क्षेत्र में अगर हम देखें तो करीब 28 से 30 के आसपास ऐसी सीटें हैं जिन सीटों पे मुस्लिम बहुल सीटें कही जाती है। वैसे तो 243 जो सीट है उसमें से लगभग 50 के आसपास 47-48 ऐसी सीटें हैं जिस पर मुसलमान जो हैं वो वोट को प्रभावित करते हैं। जीत हार का उन्हीं पर फैसला होता है, वो जिधर शिफ्ट होते हैं उधर वोट जीत हार होता है। तो ये सब सारी चीजें हम जानते हैं, वो भी हम आइडेंटिफाई करके बताएं कितनी सीटों पे क्या है। लेकिन अभी जो हम सीमांचल की बात बता रहे हैं, तो यहाँ सबसे जरूरी ये बताना होता है कि हम लोग VIP की जैसे बता रहे थे कि कुछ सीटें हैं जिस पर वो कोई समझौता नहीं करेंगे, उसी तरह से AIMIM जो है, जिस तरह से 2020 के चुनाव में उनको सफलता मिली और उन्होंने अपने अलायंस में बेहतर प्रदर्शन किया, उसके बाद से
लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने अपने आप को आजमाया। सबसे बड़ी बात यह हुई कि एक भय जो है बाकी के दलों में पैदा किया गया। हालांकि हम तो ये भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी दिक्कत होगी, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत होने का मतलब हम इसलिए बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को ये पता है कि मुसलमान उसको वोट नहीं करेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सीमांचल के क्षेत्रों में जाती भी तो नहीं ना है, वो नीतीश कुमार को भेज देती है कि आप जाइए, या और अन्य जो दल होते हैं एक आध सीट लेकर के सिर्फ उसमें कोरम पूरा करती है। तो इन सभी परिस्थितियों में अगर एआईएमआईएम का ट्रैक रिकॉर्ड हम देखें तो आपको सीधे सीधे नजर आता है कि भारतीय जनता पार्टी तो वहां से फ्लैट हो गई। जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का सीमांचल के क्षेत्र में जीतना संभव नहीं लग रहा है। नहीं है। एक ही शर्त हो सकता है कि जब पूरी तरह से वोटों का ध्रुवीकरण हो जाए और जैसे बटेंगे तो कटेंगे वगैरह वगैरह जो ये नारा चलता है, इन सब नाराओं को और खास करके हिंदू मुस्लिम साफ हो जाए, हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए, तब आप जाकर के कुछ और बाबा उसकी तैयारी तो गिरिराज सिंह ने की थी। बिल्कुल। अब रहा सवाल कि इसमें सबसे ज्यादा अगर कोई डैमेज हो रहा है तो एमओआई के वोट पर जो आधारित पार्टियां हैं जैसे राष्ट्रीय जनता दल, ये डैमेज हो रही है। पिछले बार के ट्रैक रिकॉर्ड को या पिछले 3 चुनाव के ट्रैक रिकॉर्ड को हम देखें तो ये साफ साफ लग रहा है कि सीमांचल के क्षेत्र में जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं उनमें उनका प्रभाव रहा है और जीत करके भी आते हैं। हालांकि आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं कि 1985 जो है वो सबसे स्वर्णिम समय था जबकि मुसलमानों की आबादी जो है सबसे अधिक थी। सबसे ज्यादा विधायक वहां जीत के आए थे। 34 विधायक जो थे वो जीत करके आए थे। 243 में 34 मुस्लिम विधायक थे। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे घटता चला गया और पिछले चुनाव में अगर अब देखा जाए तो सबसे अधिक राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से जीत करके आए थे, 8 वहां से जीत करके आए थे। एआईएमआईएम के 17 लड़े थे जिसमें से 8 जीत कर आए थे। तो ऐसी स्थिति में 17 में से 8 जीत करके आए थे। एआईएमआईएम ने भी अपने 19 उम्मीदवारों को उतारा था, मुसलमान जो थे उनमें से वो 5 जीत करके आए थे। 24 सीटों पे टोटल वो चुनाव लड़े थे और उनका एक ग्रैंड बना था जिसमें आपको पता ही होगा कि उपेंद्र कुशवाहा थे जिनको ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट के नाम से बना था, जिसमें मुख्यमंत्री के रूप में उपेंद्र कुशवाहा को सामने रखा गया था और उनके सहयोगी 6 दल जो थे उसमें सहयोगी थे। तो 6 दलों में सीट शेयरिंग का जो बंटवारा हुआ था उसमें भी 104 सीट आरएलएसपी को मिली थी क्योंकि मुख्यमंत्री उनको बनाना था। 80 सीट बीएसपी को मिली थी जिसको 1 सीट मिला था, उपेंद्र कुशवाहा को 1 भी सीट नहीं मिला था। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने 1 पॉइंट समथिंग मतलब 1.5% के आसपास उनको वोट आया था। 104 सीटों पर चुनाव लड़े थे। 104 सीट पे चुनाव लड़े थे। इसके बाद आपको बता दें कि जो देवेंद्र यादव की पार्टी थी जो अब समाप्त हो चुकी है और देवेंद्र यादव जनसुराज में चले गए हैं, जो कि बीच में आपने सुना होगा कि नाराज भी थे वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें थी। तो वो भी चुनाव लड़े थे, 25 सीटों पे वही चुनाव लड़े थे। बीच में उस चुनाव के बाद फिर से वो चले गए थे, राष्ट्रीय जनता दल में अपनी पार्टी का विलय कर लिया था। वहां भी जब उनको बहुत कुछ नहीं मिला लोकसभा चुनाव में तो फिर वो वापस आकर के जनसुराज में चले आए। यहाँ भी वो संतुष्ट नहीं है क्योंकि जिस व्यक्ति ने बहुत हाई लेवल की राजनीति देखी हो, मंत्री रहे हो, उसके लिए थोड़ा सा सरवाइव करना मुश्किल होता है क्योंकि बस में रहे नहीं है, अपनी पार्टी चला चुका है। उसे सुहेल देव की पार्टी थी उनको भी 5 मिला था और एसपीएस थी उसको भी 5 सीट मिला था। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 24 सीट जो मिली थी एआईएमआईएम को वो इंपॉर्टेंट था क्योंकि वो 5 सीटें जीत करके आए थे। और इस बार भी चुनाव में जो परिस्थितियां नजर आ रही हैं, अगर हम बात करें जिन 5 सीटों पे वो चुनाव लड़े थे इसमें तो कोई समझौता नहीं करेंगे। भले ही उनके विधायकों को राष्ट्रीय जनता दल ने अपने तरफ मिला लिया, इसका भी उनको दर्द होगा, गुस्सा इसका भी होगा और ये विधायक तो हारते ही जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि शाहनवाज आलम लोकसभा चुनाव लड़ाए गए थे, क्या हर्ष हुआ आपको पता है अच्छी तरह से। आपको बता दें कि इसमें 5 जो सीटें थी इसमें अमौर की सीट जहां पर एआईएमएम से अख्तरुल इमाम है जो कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और मुखर होके बोलते भी हैं और काफी एग्रेसिव भी हैं, राजनीति करते हैं, ओवैसी के काफी करीब माने जाते हैं। तो 2020 में ये जीत करके आए थे। 2015 की बात करें तो अब्दुल जलील मस्तान जो कि कांग्रेस के थे जीत करके आए थे और मंत्री भी उनको बनाया गया था। मुझे याद है कि वो एक दौर था 2015 वाला जिसमें नीतीश कुमार और लालू प्रसाद एक साथ चुनाव लड़े थे और भारतीय जनता पार्टी को पटकनी देने में अब्दुल जलील मस्तान का जो है एक अहम रोल था और वो भी इसीलिए वो मंत्री बनाए गए थे, मद्य निषेध मंत्री बनाए गए थे। अगर बात करें हम 2010 की तो यहाँ से जफर लड़े थे, यहाँ से जफर जो है वो चुनाव लड़े थे और जीते भी थे 2010 में। इसके बाद आपको बता दें कि ये जो पूरी कहानी है यहाँ से अब शिफ्ट होकर के आती है जो 5 सीट जो बाकी के लोग थे
एक इनको छोड़ करके अख्तरुल इमाम को, बाकी 4 जो उनके सदस्य थे वो राष्ट्रीय जनता दल में चले गए थे, जिसमें लेकर के जाने में शाहनवाज आलम का बहुत बड़ा हाथ था, जो मंत्री भी रहे हैं। आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव 17 महीने की सरकार में थे तो वहां मंत्री भी रहे थे। कोचाधाम की बात करें तो यहाँ से इजहार अशरफी जो है यहाँ से 2020 में जीत करके आए थे। 2015 में यहाँ मुजाहिद आलम जदयू से जीत करके आए थे, और अख्तरुल इमाम आरजेडी से उस समय थे। आरजेडी के अख्तरुल इमाम जो है वो 2010 में जीत करके आए थे। 82 की बात करें तो यहाँ से सैयद रुकनुद्दीन अहमद जो हैं वो चुनाव जीते थे AIMIM के टिकट पर। इन्होंने बीजेपी को हराया था और तीसरे नंबर पर फेंका गई थी आरजेडी जी। ये भी एक बड़ा, आप समझिएगा कि मैंने दोनों को मात दी है। मैंने इसीलिए कहा भी था कि परिस्थितियां जो बन रही हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी और अगर आमना सामना होता है आरजेडी का तो दोनों को फेंक करके AIMIM वहां अपना स्थान बना लेती है। 2015 में यहाँ से अब्दुल सुभान जो है आरजेडी से जीते थे, तो संतोष कुमार जो है वो जीत करके आए थे 2010 में जी। इसके बाद जोकीहाट की बात करें तो जोकीहाट में शाहनवाज आलम है, उससे पहले उनके भाई जीतते आ रहे हैं। जो आपको याद होगा कि जब इनको टिकट मिला था शाहनवाज आलम को तो वो कितना रोए थे, कितना ही किए थे, और उन्होंने विरोध में चुनाव लड़ा भी था। लेकिन संयोग से कि शाहनवाज आलम जीत गए थे, सरफराज आलम अपने पिता की विरासत को संभाल रहे थे और इसको लेकर के वो चुनाव 2 बार जीते भी हैं। बहादुरगंज की बात करें तो मोहम्मद अंजार नईमी जो हैं वो चुनाव जीते हैं 2020 में। उसके पहले तौसीफ आलम जो हैं वो 2 बार चुनाव जीत चुके हैं। यानी कि सीधी तौर पे देखा जाए तो इस सीमांचल के क्षेत्र में दबदबा जो है AIMIM का रहा है। अब इस बार क्या रहता है ये एक अलग बात है, क्योंकि इस बार वोटों के ध्रुवीकरण में, वोटों के बंटवारे में एक दल और आ गया है, जनसुराज। जनसुराज लगातार आप देखिएगा कि मुस्लिम सम्मेलन करा रहा है, मुस्लिम नेताओं को अपनी तरफ जोड़ रहा है। ये सारी बातें नजर आ रही हैं। आपके चैनल पर आप ही के साथ बातचीत करते हुए एक सिटी साहब मुस्लिम ने कुछ विरोध भी प्रकट किया था। हालांकि विरोध में तो आप देख रहे हो कि लगातार मुनाजिर हसन तो अब पूरा मुखर होकर के बोल रहे हैं। तो ये बातें हैं, लेकिन इन सब के बावजूद मुस्लिम समाज जो है अपने लिए कुशन खोज रहा है, वो मिल नहीं पा रहा है। क्योंकि अगर AIMIM को आप दे देते हैं वोट, जीत करके चले जाते हैं तो राष्ट्रीय जनता दल में चले जाते हैं। राष्ट्रीय जनता में जाते हैं तो राष्ट्रीय जनता आपको बंधुआ मजदूर समझती है। तो आपके लिए विकल्प क्या है? नीतीश कुमार के साथ आप जा नहीं सकते हैं। नीतीश कुमार के साथ जाइएगा तो भाजपा वहां बैठी हुई है। तो ये सारी बातें घुमा फिरा करके इस बात की तरफ इशारा करती है कि आने वाला जो चुनाव है उसमें ये जो 24 सीटें हैं, ये 24 सीटें जिसको आइडेंटिफाई करके चुनाव लड़ा था, वो कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है। अब जो इस बिहार के 243 सीटों का जो आंकड़ा है उसको अगर गंभीरता से आप देखें तो यही आकर के वो कैच पॉइंट नजर आता है। क्योंकि मुसलमान समाज एग्रेसिव काहे हो रहा है तो उसके पीछे कारण है कि 47-48 ऐसी सीटें हैं जिन सीटों पर वो प्रभावित करता है, जिसमें 11 ऐसी सीटें हैं जहां 40% अकेले मुसलमान हैं। 11 ऐसे विधानसभा हैं जहां 40% है। 7 सीट ऐसी है जहां 30% है और 29 सीट ऐसी है जहां 20 से 25% के आसपास, मतलब जीत हार में डायरेक्ट इन्फ्लुएंस निश्चित रूप से। और शेष जो 10 सीटें हैं, बाकी जो सीटें हैं, शेष सीटें जो बचती हैं उसमें 10 से 11%, 12% के आसपास मुस्लिम समाज इन्फ्लुएंस करता है। तो घुमा फिरा करके अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक बात तो साफ नजर आ रही है कि जो परिस्थितियां बनी हैं वो इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि AIMIM किस खंड में रहता है, किस खंड में नहीं रहता है। हम चाहेंगे कि एक बार आप उन सीटों का जिक्र कर दें जिन सीटों पे AIMIM चुनाव लड़ा था और कौन कौन किस किस जाति से लोग थे, जिसमें हमको लगता है कि 99.9% जो है वो मुसलमान ही होंगे। हाँ, उनका जो अभी नाम की बात करें तो मेरे पास लिस्टों का नाम है जो सीट मिला हुआ था जी। पहले मैं लिस्ट बता देता हूँ। तो कटिहार जिले से बलरामपुर बरारी कदवा जी है ना, ये इन 3 सीटों पर चुनाव लड़ा गया था। पूर्णिया में अमौर बायसी, अररिया में जोकी, दरभंगा में केवटी, समस्तीपुर में समस्तीपुर, उसके बाद मधुबनी में बात कीजिए तो बिस्फी और झंझारपुर, मुजफ्फरपुर की बात कीजिए तो बोचहा, साहेबगंज, वैशाली में महोबा, पश्चिमी चंपारण में बेतिया रामनगर, मोतिहारी में ढाका और नरकटियागंज, सीतामढ़ी में परिहार बाजोपट्टी, पटना में फुलवारी जी, सिवान में रघुनाथपुर, दरौंद, गोपालगंज में बिरौली, बेगूसराय में साहेबपुर कमाल, भागलपुर में कहलगांव, सहरसा में सिमरी बख्तियारपुर, आरा में शाहपुर, जहानाबाद में मखदूमपुर, गया में इमामगंज वजीरगंज, औरंगाबाद में
औरंगाबाद, कैमूर में चैनपुर। अब देखिए इसमें एक बात आपको नजर आ गया होगा कि जैसे आपने जिक्र किया गया और औरंगाबाद का, तो अभी भी इमामगंज में अभी चुनाव हुआ है, उपचुनाव हुआ है। आपने देखा होगा कि यहाँ भी मुसलमानों की आबादी अच्छी खासी है। ये अभी जो 4 सीटों का चुनाव हुआ है उसमें भी 4 में से 1 सीट जो बेलागंज में मुसलमान उम्मीदवार ही उतारे थे जनसुराज की तरफ से। ये कहना होगा कि एक तरफ जहाँ AIMIM, वहीं दूसरी तरफ और भी कई दल हैं जो चुनाव के लिए, हम अगली खबर में बताएंगे, कल सवेरे का हमारा जो खबर होगा चर्चा गर्म है, उसमें हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि आने वाला जो 2025 का चुनाव होगा विधानसभा का, उस चुनाव में मुख्यमंत्री कौन होगा, उप मुख्यमंत्री कौन होगा, सरकार किसकी बनेगी, ये फैसला भाजपा, जदयू, राष्ट्रीय जनता दल या कांग्रेस नहीं करेगी। अच्छा, इसका फैसला वो क्षेत्रीय दल करेंगे, वो छत्रप करेंगे जो अपनी अपनी जातियों के लीडर हैं और वो पूरी मुस्तैदी के साथ इस बार परिवर्तन चाहते हैं। आपने सुना भी होगा कई लोगों के बयान जो काफी तल्ख हैं, कह रहे हैं कि यदि नीतीश कुमार को हम एक बार फिर से बना दिए तो बिहार बर्बाद हो जाएगा। कोई कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को बना दिए तो बिहार बर्बाद हो जाएगा। कोई कह रहा है कि अगर तेजस्वी यादव को बना दिए तो जंगल आ जाएगा। इन सारी बातों को लेकर के वो जो क्षेत्रीय छत्रप हैं, जो बिहार में जातीय गोलबंदी को और जातीय वोटों के अपने आप को सिरमौर मानते हैं, वैसे लोग अब मुखर होकर के चुनावी रणनीति में उतरने के लिए तैयार हैं। और इसका मतलब सीधा यही है कि जो चर्चा गर्म है हम करने जा रहे हैं, उसमें हम पूरा डिटेल्स में बताएंगे कि आखिर किनकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका होगी, जिसके कारण हम ये बातें बता रहे हैं कि ये प्रभावित करेंगे आने वाले चुनाव। तो बाबा, इसमें ये मेरा सवाल था कि MIM क्या इस बार भी कोई गठबंधन के साथ जाएगी या क्या लग रहा है कि आपको अकेले ही चुनावी मैदान में जाएगी? और अकेले जाएगी तो फिर तो वही डर सताएगा ना कि फिर तो हमारे विधायक लाख जिता ले, लाख प्रयास कर ले, फिर तोड़ के कोई ले जाएगा। तो क्या इसके लिए कोई रणनीति? अब देखिए भैया है कि जब बड़े पेड़ होते हैं ना, तो उसके साए में छोटे पेड़ पनप नहीं पाते हैं। 3 मुद्दे ऐसे हैं। पहला मुद्दा कि ये जो AIMIM है, इसको एक बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया वक्फ बोर्ड, ठीक है, जिस पर ये खुल करके समर्थन भी कर रहा है। अपने बैरिस्टर हैं असदुद्दीन ओवैसी, उसको लेकर के भी लोगों को लगता है कि वो अंतिम समय तक इसमें लड़ाई लड़ेंगे। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि उनको गुस्सा भी निकालना है राष्ट्रीय जनता दल से, तो उस गुस्से का भी कारण होगा। ये गुस्सा निकला भी है, आप देखिए ना, कई क्षेत्रों में ये गुस्सा निकला है। अब ऐसी स्थिति में आप एक बात समझ लीजिए कि बिहार जो है प्रयोगशाला है और यहाँ से जो प्रयोग करके निकलता है वो परंगत होता है, राजनीतिक रूप से वो और ज्यादा समृद्ध होता है। और उस समृद्धि को खोजने के लिए AIMIM भी बिहार में आया और उसको समृद्धि मिली भी। जहां आप देखिए कि दोनों गठबंधन की बात अगर कर लीजिए आप, तो दोनों गठबंधन में 70 सीट में से मात्र 19 सीट जीतने वाली कांग्रेस है। तो वहीं आप देखिएगा कि गठबंधन में रह करके ये महत्वपूर्ण नहीं है कि AIMIM 24 में से कितना जीती, महत्वपूर्ण ये है कि कितने सीटों पे उसने डैमेज किया। तो डैमेज करने वाली सीटें बहुत ज्यादा है, इसलिए कि 2 नंबर 3 नंबर पे रहने वाली भी पार्टी है, वोट जितना काटा उतना वोट से हार जीत होती है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं प्रभावित तो कर रही है। और ऐसी स्थिति में आप एक चीज समझ लीजिएगा कि VIP को 11 सीटें मिली थी, 4 जीत करके आई हैं। इनको जीतन राम मांझी को 7 सीटें मिली थी, 4 जीत करके आए थे। सीधी तौर पे ये बात कही जा सकती है कि इन लोगों से बेहतर प्रदर्शन तो निश्चित रूप से न किया था, जिसका कोई आधार नहीं है। और ये बंच में रह करके जब नहीं रोक पाया AIMIM को, तो निश्चित रूप से उसके प्रभाव को तो आप इनकार नहीं कर सकते हैं। अगर इनकार कीजिएगा, इग्नोर कीजिएगा तो आपको लॉस। इसलिए आप AIMIM को भले ही जाए जितना भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आपको वो एक एंगल लेके चलना पड़ेगा कि उससे भी निपटना है। तो अकेले लड़ेंगे चुनाव? अभी तो वही स्थिति लग रही है, अभी तक वही स्थिति। चलिए, तो देखा आपने बिहार के चुनाव में, हालांकि अभी समय जरूर है, लेकिन देखिए MIM ने अपनी पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन हाँ BSP मायावती की पार्टी ने यह साफ कर दिया है कि 243 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे। अब देखना यह होगा कि क्या दोनों का गठबंधन होता है या फिर पिछले चुनाव जैसा गठबंधन होता है, या फिर MIM अकेले मैदान में कूदती है। और अगर अकेले मैदान में कूदती भी है तो देखिए सीमांचल के जो 5 सीट पर चुनाव जीत चुकी है MIM, उस पर कुछ बड़ा खेल जरूर होते हुए दिख रहा है। फिलहाल स्टूडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद।
आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।